तो भाइयों शुरू करते हैं एनिम टाइम का नाम लेकर। और इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट रूलर। और जिनको लगता है तो मैं उन्हें बता दूं पहले से, तो इसमें ज़ाओ यान और लिंग डोंग तो आएंगे, पर एकदम आखिरी में। यह स्टोरी मेन रूप से मू चैन पर फोकस करती है, जो कि फ्यूचर में जा करके लिंग डोंग और ज़ाओ यान के बराबर पर पहुंच जाता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का। सुबह का टाइम था और एक पेड़ के नीचे कई सारे लोग क्रॉस लेग्ड बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे थे, और इन सभी के चेहरे पर इस समय एक सीरियस एक्सप्रेशन था। इन समय इन लोगों की ब्रीदिंग भी जो थी वो रिदमिक थी। ये टोटल 100 लोग थे, और इनसे ऊपर में एक स्टोन प्लेटफॉर्म था जहाँ पर एक और बंदा था जो कि क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था। और ये बंदा कल्टीवेशन के भी शायद किसी एक सर्टेन स्टेट में था, और दिखने में काफी यंग और थोड़ा सा इनोसेंट भी ये बंदा दिखता था। और इस बच्चे के आसपास एक मिस्टीरियस एनर्जी फॉर्म हो रही थी। नीचे बैठे जो यूथ्स जो कि कल्टीवेट कर रहे थे अपनी आंखें खोल चुके थे और उस बच्चे की तरफ देख रहे थे जिसके बॉडी के आसपास एक मिस्टीरियस ऑरा थी। और इनमें से कुछ कहते हैं कि ब्रदर मू काफी अमेजिंग है, क्योंकि ये जो बंदा तपस्या कर रहा था इसका नाम था मू चैन। अब ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अभी भी स्पिरिचुअल ऑरा को बस इस दुनिया में जो है इसको सेंस कर पा रहे हैं, पर ये बंदा मू चैन ये स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज पर पहुंच चुका है। और ये इनके जो ब्रांच है उसका नंबर 1 बंदा है। इनके ब्रांच को कहा जाता है ईस्ट अर्थ क्लास ब्रांच। पर तभी एक बंदा कहता है कि हमारे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का हम लोग ईस्टर्न ब्रांच हैं, फिर भी ब्रदर मू के कंपटीशन के शायद ही बाकी ब्रांचेज में लोग होंगे या 1-2 होंगे। अब यहाँ पर एक ग्रे कलर क्लॉथ में बंदा था जो कि स्माइल कर रहा था मू चैन को देखकर, और कहता है ये कि ब्रदर मू चैन तो स्पिरिचुअल रोड वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे, और तुम्हें पता है कि स्पिरिचुअल रोड वाले एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको मॉन्स्टर्स कहा जा सकता है, क्योंकि इस कंपटीशन में जो पास कर लेता है उसको जो आगे की एकेडमीज हैं 5 ग्रेट एकेडमीज वो ले लेती हैं। और सबको पता था 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर करना मतलब आप एक जीनियस कहे जा सकते हो। तभी इनमें से एक बंदा कहता है पर ब्रदर मू स्पिरिचुअल जर्नी पर गए तो थे स्पिरिचुअल रोड कंपटीशन में, पर 1 साल बाद ही शायद उन्हें किसी ने किक कर दिया था। पर ये कहता है हमको मालूम है कि ब्रदर मू इतना आसानी से बाहर नहीं हो सकते थे, शायद उनके पास उनके साथ मतलब कोई पॉलिटिक्स हुई होगी। सभी लड़के और लड़कियां इस समय मू चैन को ही देख रहे थे। बहुत सारे लोग ये रीजन जानना चाहते थे कि मू चैन को स्पिरिचुअल रोड से क्यों बाहर निकाल दिया गया था। वो ग्रे कलर क्लॉथ वाला बंदा कहता है लगता है वो लोग जो बाकी लोग थे अलग अलग ब्रांचेस के या एकेडमीज के, वो ब्रदर मू चैन से चलते होंगे। पर कोई नहीं, ब्रदर मू आराम से बिना उस कंपटीशन को पार किए हुए भी 5 ग्रेट एकेडमीज को ज्वाइन कर सकते हैं। समय आएगा तो सभी को पता चल ही जाएगा। अब जैसे ही ये लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे, स्टोन प्लेटफॉर्म से एक हल्का सा वुड का छिलका वो ग्रे क्लॉथ वाले बंदे के यानी फोरहेड पर आके टकराता है, और एक आवाज आती है। ग्रे क्लॉथ वाले बंदे का नाम सूलिंग था कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर बस बकवास करते रहोगे, मैं टीचर को बता दूंगा। और ये मू चैन था, वो अपनी आंखें अब खोल चुका था कि बकवास करने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं, सबको ट्रेन करना है। ये बंदा काफी हैंडसम था। सूलिंग कहता है बस मैं ऐसे मजे ले रहा था, अब मैं अपने ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। मू चैन इस बंदे को जाते हुए देखता है और कहता लग रहा है तुम भूल गए कि तुम्हारे फादर कितने रूथलेस हैं। अगर तुम 3 महीनों में स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज पर नहीं जा पाए तो तुम पीटे जाओगे। सूलिंग कहता है आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज पर जाना इतना आसान है? अगर आप होते तो बात अलग है, पर मैं तो नहीं जा पाऊंगा। लिंग डोंग भी अब थोड़ा सा सॉरी गाइज, मू चैन अब थोड़ा स्माइल करता है और फिर बोलता है स्पिरिचुअल रोड। ये पुराने दिन शायद कुछ याद करता है कि बाकी लोग जो स्पिरिचुअल रोड में एंटर किए थे उन लोगों का ट्रेनिंग तो शायद अब खत्म भी होने वाला होगा, और वो शायद आराम से 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर कर सकते थे। और वो भी ये किसी लड़की को याद करता है, वो लड़की जो कि काले कपड़ों में इससे स्पिरिचुअल रोड पर शायद मिली थी, जो उसके हाथों में एक ब्लैक स्वॉर्ड भी रहता था। और ये लड़की काफी कोल्ड थी और एक जीनियस। और इस लड़की ने मू चैन को 6 महीने दौड़ा के मारने का कोशिश भी किया था, पर बाद में शायद इनके बीच में कुछ हुआ होगा और मू चैन ने उसे एक बार बचाया भी था। और मू चैन को जब फोर्सफुली बाहर निकाला गया था तो वो लड़की पहली थी जो इसके लिए खड़ी हुई थी। और मू चैन को वो समय याद करके थोड़ा गुस्सा तो आ ही रहा था। मू चैन जब ये बातें सोच रहा था तभी यहाँ पर एक फिगर और आते हैं और ये कहता अरे ये तो आप ब्रदर मू हो, जो कि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल में की तरफ से मतलब अकेले कहते स्पिरिचुअल रोड में पार्टिसिपेट करने इतने लोगों के साथ ट्रेन कर रहे हो। ये बंदा थोड़ा हंसता है। ये बंदा वेस्ट ब्रांच का लियू ची था जो कि लीडर था शायद। तो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, ईस्टर्न ब्रांच और वेस्ट ब्रांच। और वेस्ट ब्रांच वाले नॉर्मली ज्यादा पावरफुल होते थे और 3 महीने पहले कंपटीशन हुआ था इन दोनों के बीच में, पर मू चैन ने वेस्ट ब्रांच के जू डोंग को हरा दिया था, और जिसकी वजह से ईस्ट ब्रांच वाले अब काफी खुश रहते थे। लियू चैन जब देखता है कि ईस्ट ब्रांच के बाकी लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो ये कहता है बस मू चैन की वजह से तुम लोग ज्यादा उछल रहे हो, और इसे बिल्कुल भी वैसा डर नहीं था। लियू चैन मू चैन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम फाइट करना चाहोगे?
मूचेन इन्हें देखता है और कहता है आप तो वेस्ट ब्रांच के हेवन क्लास सीनियर हो। अब इनकी डिवाइडिंग में थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। जैसे ईस्ट ब्रांच है तो इसमें भी 2 लेवल में डिवाइड किया जाता था, ईस्ट ब्रांच का अर्थ क्लास और हेवन क्लास। वैसे ही वेस्ट ब्रांच का अर्थ क्लास और हेवन क्लास। वेस्ट ब्रांच के बाकी कुछ लोग आए हुए थे तो वो भी कहते अच्छा तो ये है वो मूचेन ईस्ट ब्रांच का, जो कि इतना कम एज में काफी फेमस भी हो गया है और ये इतने कम उम्र में स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज पर पहुंच गया है। हालांकि उसके ये इनिशियल फेज में है, फिर भी ये काफी बड़ी बात थी। मतलब इसकी इतनी योग्यता थी कि अब ये हेवन क्लास में जा सकता था। तो गाइस स्टोरी शुरुआत में थोड़ी स्लो चलेगी क्योंकि अभी बिल्टअप होगा, फिर बाद में मुझे लगता है शायद 30 एपिसोड के बाद से ये एक ट्रैक पर आ जाएगा। और ये जो वेस्ट ब्रांच के लोग आए हुए थे उनमें से कुछ एक रेड क्लॉथ में लड़की थी, वो भी इसे देख रही थी और क्योंकि मूचेन काफी हैंडसम था तो इसकी नजर उसी पर टिक जाती है। वो जो सीनियर था वो कहता है कि होंगलिंग, यानी ये जो लड़की थी इसका नाम होंगलिंग था, तुम मूचेन को शायद जानती हो। ये लड़की कहती है हाँ, इसके जो फादर है ना वो टेरिटरी लॉर्ड है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल्म के, तो मेरे फादर के साथ उनका एक मतलब दोस्ती टाइप रिलेशन है। होंगलिंग इसे बचपन से जानती थी पर उतना इन्वॉल्व नहीं होती थी। पर फिलहाल ये हैरान थी, मूचेन अब काफी सुंदर हो चुका था और ये बंदा टैलेंटेड भी था। केवल नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल्म में अकेला था जिसको स्पिरिचुअल रोड जाने का मौका मिला था और उस समय ये काफी फेमस हो गया था मूचेन। पर जब वहां से इसे किक आउट कर दिया गया तो इसका नाम फिर से खत्म होने लगा था। वो सीनियर बोलता है तो तुम शायद इसे पसंद करती थी। होंगलिंग कहती है हाँ पहले थोड़ा बहुत था पर फिलहाल तो मैं इससे बहुत टाइम से मिली भी नहीं थी। दूसरे सीनियर्स बात करने लगते हैं कि होंगलिंग का टेस्ट बदलते रहता है। मूचेन जो कि इतना टैलेंटेड है इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लिंग जियू भी नहीं कर पाया। लिंग जियू जो था शायद वो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के टॉप 7 में आता था और वो शायद स्पिरिचुअल मूवमेंट के मिडल फेज में था। तभी ये कहता है शायद हमारे जो एकेडमी के बिग ब्रदर लियू मूबाई है वो मे भी होंगलिंग को प्रभावित कर पाए। अब ये नाम जब सुनते हैं तो हेवन क्लास के भी जो सीनियर्स थे उनके बॉडी पर मानो प्रेशर फील हो रहा हो, क्योंकि ये बंदा लियू मूबाई नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का पहला मतलब सबसे पावरफुल बंदा था और उसके फादर बहुत बड़े टेरिटरी के लॉर्ड हैं। हाँ, अगर उस समय लियू मूबाई स्पिरिचुअल रोड को जो भी ट्रायल्स थे उसके पार करके होता और 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर करके होता तो मे बी वो लियू मूबाई का जो फेम है उसे पास कर पाता, सरपास कर पाता। और फिलहाल अगर लियू मूबाई से मूचेन को कंपेयर करे तो लोग इस पर हंसते ही थे बस। अब इतने लोगों को देखकर सूलिंग वगैरह शांत हो जाते हैं और ये लड़की होंगलिंग काफी फेमस थी, इसे फॉलो करने वाले काफी लोग थे, इवन इनके ईस्टर्न ब्रांच में भी। सूलिंग कहता है कि ब्रदर मूचेन, मैंने सुना था कि आप होंगलिंग को बचपन में पसंद करते थे। मूचेन कुछ बोलता नहीं है। हाँ, पास्ट में जरूर ये होंगलिंग को पसंद करता था पर तब ये काफी छोटा था, तब तो इसे पता भी नहीं था कि प्यार क्या चीज होती है। मूचेन अब इस समय लियू चे की तरफ देखता है और कहता है कुछ कहना है तो कहो नहीं तो निकलो यहाँ से। लियू चे को गुस्सा आता है और मूचेन इसे गुस्से में डांटता है। लियू चे भी अब जानता था जब मूचेन ने जू डोंग को हराया था तो ये भी वहां पर था, तो इसे मालूम था कि मूचेन का स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा है। वेस्ट ब्रांच के बाकी सीनियर्स देखते हैं तो कहते हैं ये लड़का सच में काफी एरोगेंट है। होंगलिंग भी इस समय थोड़ा सरप्राइज होती है मूचेन को बात को सुनकर। इसे लगता था क्योंकि मूचेन काफी जेंटल बंदा था, ऐसे बात कर सकता है किसी से। और कुछ सीनियर्स इस समय जो हेवन क्लास के थे वो आगे बढ़ते हैं लिंग डोंग की तरफ। होंगलिंग भी रोकती नहीं है क्योंकि ये भी वेस्ट ब्रांच की ही थी। लियू चे अब काफी खुश होता है कि चलो मेरे सीनियर्स मेरा हेल्प कर रहे हैं। मूचेन देखता है पर इसको ज्यादा कोई डर नहीं था। ये थे हेवन क्लास सीनियर्स पर इनका भी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज के इनिशियल फेज में ही था और इनमें से एक सीनियर का नाम टोंग गुआन था। ये जैसे आगे बढ़ रहा था एक आवाज आती कि टोंग गुआन, तुम वेस्ट ब्रांच के सीनियर्स ईस्ट ब्रांच के जूनियर्स को बुली करने आए हो, तुम्हारी इतनी मजाल। और इस समय यहाँ पर कई सारे फिगर्स प्रकट हो जाते हैं और इनके बीच में एक लंबी सी लड़की थी। काले कपड़े इसने पहन के रखे थे और काफी सुंदर थी, पैर इसके काफी पतले थे और ये लड़की भी होंगलिंग से सुंदरता के मामले में बिल्कुल भी कम नहीं थी। सूलिंग जब इस लड़की को देखता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुश भी हो जाता है। टोंगुआन देखता है और कहता है कियानेर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस लड़की का पूरा नाम टांग कियानेर रहता है और इसके भी बहुत सारे दीवाने थे और इसका भी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल मूवमेंट के मिडिल फेज में था और ये ईस्ट सेक्ट की हेवनली सीनियर्स में से एक थी। टांग कियानेर मूचेन के बाजू में आती है और उसके बाद ये लुक देती है होंगलिंग को और इनको सीधा कहती है अगर तुम्हें फाइट करना है तो कर सकते हो, मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। टोंगुआन जब देख तो मूचेन से कहता है मतलब लड़कियां सच में तुम्हें काफी पसंद करती है, तुम काफी लकी हो। टोंगुआन ट्राई किया था एक बार कियानेर को प्रपोज करने का पर ये इसको भाव नहीं देती थी। मूचेन भी समझ रहा था, ये बोलता है कि लड़कियों का सहायता मिलना भी एक भाग्य होता है, एक नसीब होता है, तुम नहीं समझोगे। क्योंकि मूचेन को याद था स्पिरिचुअल रोड पर भी से एक लड़की मिली थी जिसे अभी तक ये भूल नहीं पाया था। अब लियू चेंग कहता है हम यहाँ पर फाइट वगैरह करने नहीं आए थे, बिग ब्रदर लियू यांग 10 दिन बाद जो कंपटीशन होने वाला है ईस्ट सेक्ट और वेस्ट सेक्ट के बीच में, तुम्हें अपना अपोनेंट चुनेंगे तो तैयार रहना। अब ये नाम सुनते सूलिंग हो या कोई भी थोड़ा सा डर जाते हैं
क्योंकि लियू यांग जो है वेस्ट ब्रांच में अर्थ क्लास का टॉप लेवल का बंदा है और वो अभी कुछ दिन पहले ही स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज पर पहुंचा है। अब वो वैसे तो मू चेन भी स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज पर ही है, और तभी लियू चेन कहता है वैसे मैं तुम्हें एक बात और भुला दूं कि जब बिग ब्रदर लियू यांग का पल्स का टेस्ट हुआ स्पिरिचुअल पल्स का, तो वो बस ह्यूमन लेवल पर थे। और ये एक स्माइल देता है। ये शब्द काफी बड़े थे, ह्यूमन लेवल का स्पिरिचुअल पल्स। कियानेर भी एक बार को चौंक जाती है क्योंकि इनके पूरे नॉर्दर्न जुआन स्पिरिचुअल एकेडमी में बहुत कम ही लोग थे या गिने चुने लोग थे जिनका स्पिरिचुअल पल्स होता भी था। ह्यूमन लेवल वगैरह वो तो बात की बात है। टोंगवान जब ये सुनता है तो मूचेन को कहता है अफसोस, शायद ये बंदा हार जाएगा। दोनों का स्ट्रेंथ तो बराबर है, पर पल्स के मामले में लियू यान इसे हरा देगा आराम से। इवन अगर कोई बंदा मिडिल फेज का भी हो स्पिरिचुअल मूवमेंट के, तो वो भी लियू यान को शायद न हरा पाए। लियू चेन कहता है कोई नहीं, अगर तुम 10 दिन बाद नहीं आए तो तुम्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं, थोड़ा बहुत बस बेइज्जती होगी। कियानेर समझ रही थी, ये कहती तुम लोग कुछ ज्यादा ही इसे बुली कर रहे हो। लियू चेन कहता है कि सीनियर कियानेर, ये बंदा स्पिरिचुअल रोड के लिए गया था तो ये उतना कैपेबल तो होगा ही, आपको इसे हर बार प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। कियानेर को फिर भी गुस्सा आता है, ये आगे बढ़ने ही वाली थी। तभी मू चेन एक स्माइल देता है और इन्हें रुकने को कहता है और फिर कहता है कि लियू चेन जाओ, ठीक है, बता देना लियू यांग को, मैं 10 दिन बाद उससे मिलूंगा। लियू चेन कहता है ठीक है और इसे थम्स अप देकर ये निकल जाता है। सूलिंग थोड़ा टेंशन में था कि आप सच में उससे फाइट करना चाहते हो। मू चेन कहता मैं अपना बेस्ट दूंगा। कियानेर कहती तुम सच में काफी बेवकूफ हो, वो तुम्हें जानबूझकर प्रोवोक कर रहे थे। मू चेन स्माइल करता और कहता सीनियर सिस्टर आप टेंशन मत लो, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। कियानेर भी फील करती है कि मू चेन की आंखें काफी गहरी हैं और इसका कोई रहस्य है, तभी ये इतना काम है। मू चेन समझ रहा था कि कियानेर इसके लिए थोड़ी चिंतित थी। मू चेन जैसे ऐसा कुछ बोलता है, कियानेर कहती मैं चिंतित नहीं हूँ, मुझे बस इतना ही फर्क पड़ता है कि फालतू में तुम्हारे वजह से ईस्टर्न ब्रांच का नाम खराब होगा। पर मू चेन समझ रहा था कि ये इसकी थोड़ी फिक्र करती है। कियानेर के फादर का भी रिलेशन मू चेन के फादर के साथ अच्छा था। दोनों नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल्म के टेरिटरी लॉर्ड्स थे। कियानेर फाइनली इसको बताती है कि प्रिंसिपल के थ्रू मुझे पता चला वो जो स्पिरिचुअल रोड का एग्जाम चल रहा था वो खत्म हो चुका है। मू चेन याद करता है वहां पर बहुत सारे पावरफुल बंदे थे और उनमें से एक जो था काफी टेरिफाइंग लेवल का था। उसका जो पल्स था वो हेवन लेवल का स्पिरिचुअल पल्स था, जो कि शायद 10,000 सालों में एक आधी बार ऐसे लोग निकलते हैं। और 5 ग्रेट एकेडमीज सभी चाहते थे कि ये बंदा उनके क्लैन में जाए, उनके एकेडमी में जाए। तो स्पिरिचुअल पल्स के बारे में अब यहाँ पर बताया जाता है कि स्पिरिचुअल पल्स 3 भाग में डिवाइडेड है, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। इससे ट्रेनिंग में काफी फायदा होता है। जिसके पास भी स्पिरिचुअल पल्स होगा उसका ट्रेनिंग का स्पीड नॉर्मल लोगों से काफी बढ़ जाता है। और इवन इनके तो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में एक अर्थ लेवल का पल्स वाला बंदा आज तक प्रकट ही नहीं हुआ। ह्यूमन लेवल के हैं 1-2 और हेवन लेवल का तो हुआ ही नहीं है कभी तक। अब जब कियानेर को मू चेन ये बात बताता है कि हेवन लेवल का स्पिरिचुअल पल्स, तो ये भी चौंक जाती है। आज तक तो मैंने ऐसा कभी बंदा देखा ही नहीं, मतलब वो सच में काफी पावरफुल होगा। मू चेन कहता है हाँ उसका नाम जी जुआन है। कियानेर कहती मतलब तुम्हें मालूम है। मू चेन स्माइल करता है कि हाँ वो सच में काफी पावरफुल बंदा था और कहता है यार मैं गलती से उसको लगभग मार ही दिया था। कियानेर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मू चेन बस हंसते हंसते कह रहा था। कियानेर हकलाने लगती क्या तुम सही बोल रहे हो। तभी मू चेन हंसने लगता और कहता मैं तो जोक मार रहा था, अरे उसी बंदे की वजह से तो मुझे वो स्पिरिचुअल रोड से बाहर निकलना पड़ा। कियानेर अपने दांत पीसने लगी थी। फिर ये कहती वो सब छोड़ो, तुम अभी जस्ट स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज पर पहुंचे हो और तुमने अभी तक कोई स्पिरिचुअल आर्ट सीखा नहीं है। और लियू यांग मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है। स्पिरिचुअल आर्ट, मू चेन बोलता है। फिर इसको याद आता है कि इसके फादर ने बोला था कि जब तुम बेटा स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज में पहुंच जाना तो मेरे पास आना। कियानेर भी अब इससे मिलने के बाद चली जाती है। मू चेन को मालूम था क्योंकि इसके फादर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल्म के एक टेरिटरी लॉर्ड है, तो उनके पास ठीक ठाक लेवल के स्पिरिचुअल आर्ट्स टेक्निक होंगे। अब ये लड़की अपने दोनों छोटी बाल हिलाते हुए यहाँ से निकल चुकी थी, पर जाने से पहले जाते जाते बोल के जाती अगर तुम कहो तो मैं उस लियू यान को मार दूं। पर फिर उसका बड़ा भाई लियू मू भाई वो थोड़ा सा टफ है। मू चेन हेल्पलेसली बोलता है कि आपको मेरे पर रत्ती भर भरोसा नहीं है कि मैं उसे हरा पाऊंगा। कियानेर गुस्से में कहती कि मतलब तुम्हें काइंडनेस के बदले काइंडनेस देनी नहीं आता है। नॉर्मली कैसा होता था कि कियानेर किसी से बात नहीं करती थी और मू चेन से बात करती थी, पर शायद ये इसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता था। अब इस लड़की के जाने के बाद मू चेन सोचता है कि स्पिरिचुअल रोड का जर्नी खत्म हो चुका है, मतलब वो लड़की 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर कर गई होगी। अब कौन से में गई होगी, बस ये ऐसा सोच रहा था। और इसे याद आता है जब ये एकेडमी से स्पिरिचुअल रोड से बाहर आ रहा था तो वो लड़की जिसकी आंखें हरी थी, बाल सिल्वर कलर के थे, वो इसे देख रही थी और कहती है कि 5 ग्रेट एकेडमीज में मैं तुम्हारा वेट करूंगी और अगर तुम नहीं आए। इस लड़की के हाथों में तलवार था, ये इसे उठाती है और इसके हार्ट की तरफ इशारा करती है कि मैं तुम्हारे दिल को भेद दूंगी। मू चेन को देखकर ये हल्का सा ब्लश भी कर रही थी और कहती कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। और गाइस इसके एक एक चैप्टर काफी लंबे भी हैं यार, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है फिलहाल। तो अब सीन शिफ्ट होता है और मू टेरिटरी को दिखाया जाता है।
मू टेरिटरी मतलब मू चैन का परिवार। तो जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल्म है वो 9 भागों में बटा हुआ है, 9 टेरिटरीज में, और एक एक टेरिटरी एक एक लॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इन टेरिटरीज के अलावा एक और पावरफुल फोर्स था, वो था नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी, जो इनके बराबर का था। हालांकि सबका अपना अपना, यानी हर एक टेरिटरी का किसी न किसी से मतभेद चलता था, फिर भी ये लोग खड़े थे और बिना कोई नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर कर ही नहीं सकता था। तो सभी टेरिटरी लॉर्ड अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहीं पर भेजते थे। मू चेन जब वापस आता है तो कई सारे गार्ड इसे पहचान करके लिटिल लॉर्ड कहने लगते हैं। मू चेन इन्हें थैंक्स बोलता है और उसके बाद सिटी के सेंटर की तरफ निकल जाता है। मू स्टेट हेविली प्रोटेक्टेड एरिया था। मू चेन की मुलाकात फाइनली अपने फादर से होती है। मू चेन के फादर ब्लैक रोब के कपड़े में थे और सीधे एक चेयर पर बैठे हुए थे। बालें इनके थोड़ी सफेद हो चुकी थी, पर शायद जवानी में ये भी काफी हैंडसम रहे होंगे। मू चेन के फादर का नाम मू फैंग था। मू फैंग के बाजू में भी एक मिडिल एज्ड मैन बैठे हुए थे। मू फैंग इसे कहते, तुम आ तो गए ठीक है, पर चिल्लाते हुए क्यों आ रहे थे? डांट तो ये रहे थे, पर अंदर से अपने बच्चे को काफी प्यार करते थे, जैसे कि हमेशा एक फादर अपने बच्चे को करता है। मिडिल एज्ड मैन कहते कि टेरिटरी लॉर्ड मू, वैसे भी ये बहुत कम ही आता है, क्यों डांट रहे हैं फालतू में? मू चेन हंस के कहता है कि अंकल झाऊ आप तो समझते हो, पर फादर कहाँ समझते हैं। अंकल झाऊ का पूरा नाम झाऊ ये था। मू फैंग काफी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज में तो पहुंच गए, और सरप्राइज भी थे इस समय। झाऊ ये भी सेम, दोनों लोग सरप्राइज थे। मू चेन बताता कि हाँ कुछ ही समय हो रहा है। मू फैंग स्माइल करते हैं, लगता है इस बार तुम स्पिरिचुअल आर्ट्स के लिए आए हो, और स्पिरिचुअल आर्ट जब तुम सीख जाओगे तो तुम स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छे से उसका ट्रू पावर यूज कर पाओगे। मू चेन इनसे कहता है, थोड़ा सीरियस था कि 10 दिन बाद मुझे किसी से फाइट करना है, और वो बंदा थोड़ा सा टफ है, और उस बंदे का ये नाम बताता है लियो यांग। ये सुनते हैं झाऊ ये कहते हैं ये लियो फैमिली वाले, ये हमेशा से वैसे ही रहे हैं। मू फैंग भी कहते हैं जब से हमारा मू टेरिटरी थोड़ा वीक हो रहा है, ये लियो टेरिटरी वाले कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। और जब इनको मू चेन बताता कि उस बंदे के पास स्पिरिचुअल पल्स है, तो ये थोड़ा सा हैरान थे कि यार लियो फैमिली सच में काफी ब्लेस्ड है। पर झाऊ ये कहते हैं पर वो ह्यूमन लेवल का ही तो है। मू चेन भी बस इनकी बातें सुन रहा था और ये स्माइल कर रहा था कि एक बंदा जो कि जिसके पास हेवन लेवल का स्पिरिचुअल पल्स था, उससे ये फाइट कर चुका है, तो ह्यूमन लेवल के पल्स से क्या ही फर्क पड़ता है। मू फैंग देखते हैं इनका बच्चा पहले से काफी बदल चुका है। पहले काफी ज्यादा इनोसेंट दिखता तो अभी भी है, पर ये फील करते हैं कि अब ये बदल रहा है और दुनियादारी समझ रहा है। क्योंकि फिलहाल मू चेंग की माँ रहती नहीं थी, तो मू फैंग हमेशा अपने बच्चे का टेंशन लेते थे। अब मू फैंग को फॉलो करते हुए मू चेन एक कमरे के अंदर एंटर करता है, और यहाँ पर खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी ये दोनों फील करते हैं। इसके फादर फिलहाल स्पिरिट स्टेज पर थे, तो जब आप पहली बार स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करते हो तो उस स्टेज को बोलते हैं स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज। स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज के बाद आता है स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज। उस समय आप स्पिरिचुअल ऑरा को कंडेंस कर पाओगे, और स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज के बाद स्पिरिट स्टेज आता है, जिस लेवल पर इसके फादर थे। और स्पिरिट स्टेज का बंदा नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल में एक पावरफुल वॉरियर माना जा सकता है। और स्पिरिट स्टेज में आप एक बीस्ट स्पिरिट को भी संभाल सकते हो, और इसे अगर अपने बॉडी में आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो आप एक बीस्ट पावर को भी स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल करके यूज कर पाओगे। और स्पिरिचुअल बीस्ट को भी 2 रैंकिंग में डिवाइड किया गया है, हेवन और अर्थ रैंक। मू फैंग एक स्पिरिचुअल बीस्ट लकीली इंजेस्ट कर चुके थे अपनी बॉडी में, जिसे कहा जाता है ड्रैगन फायर बर्ड। और ये बीस्ट भी अर्थ रैंक के 85वें नंबर का बीस्ट था, जो कि सच में काफी पावरफुल था। और इसी ड्रैगन बर्ड के कारण ही मू फैंग का स्ट्रेंथ काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से एक टेरिटरी के ये लॉर्ड बन पाए थे। मू फैंग के साथ मू चेन एक कमरे में एंटर करता है, जहाँ पर काफी ज्यादा धूल जमा हुआ था, और यहाँ पर कई सारे सेल्फ्स के ऊपर कुछ स्टोन में चीजें रखी हुई थी, यानी स्क्रॉल्स वगैरह। मू चेन इन चमकते हुए स्पिरिचुअल आर्ट्स को देख रहा था, और मू फैंग इससे कहते हैं जो भी तुम्हें पसंद है पिक कर लो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कौन सा वाला सेलेक्ट करते हो। अब क्योंकि मू चेन के ये फादर हैं, तो वो ऐसा पोलाइट एक्ट नहीं करता था, सीधा धड़धड़ा के दौड़ता है और हर एक स्क्रिप्ट को चेक करने लगता है। इसमें से एक स्क्रिप्ट थी कॉमन टायर मिडिल रैंक स्पिरिचुअल आर्ट, क्लाउड फेयर इसका नाम था। फिर ऐसे ही करके एक उठाता है 100 स्वॉर्ड स्पिरिचुअल आर्ट, कॉमन टायर हाई रैंक। बुक ऑफ ब्रोकन माउंटेन ये भी एक हाई रैंक का स्पिरिचुअल आर्ट था, पर मू चेन को किसी में उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। इसके फादर देख रहे थे कि तुम सच में काफी एम्बिशियस हो, और ये स्टोन चैम्बर के डीपेस्ट पार्ट में एंटर करने लगता है। अब एक जेड बॉक्स में से ये एक स्क्रॉल निकालता है। इस आर्ट का नाम था ड्रैगन ब्लेज आर्ट, और इसका लेवल थोड़ा सा हाई था। ये स्पिरिचुअल टायर का लो रैंक स्पिरिचुअल आर्ट था। अब इसके पहले वाले सब कॉमन टायर के थे, पर ये स्पिरिचुअल टायर का है। मू फैंग इसे बताते हैं कि इस आर्ट को मैं मास्टर कर चुका हूँ। आगे में 2 और स्क्रॉल थे, एक का नाम था ट्रेम्बलिंग हेवन टैक्टिक, और दूसरे का नाम था एनिमेट अप्रेजल। दोनों स्पिरिचुअल टायर के लो रैंक के थे, पर मू चेन को इनमें भी इंटरेस्ट नहीं आया। मू फैंग इससे कहती है तीनों आर्ट्स एक ही लेवल के हैं,
इनमें से कोई चुन लो। तभी मूचन कहता है ठीक है ये सब तो ठीक है। इसकी नजर एक ब्लैक स्क्रिप्ट पर जो कि साइड में पड़ा हुआ था, धूल जम चुके थे उसके ऊपर। ये पूछता है वो क्या है, और उसके बाद उसका धूल साफ करके ये देखता है उस पर लिखा हुआ था ग्रेट पकोड़ा आर्ट। आगे में द भी लगा हुआ था, पर इसमें स्पिरिचुअल आर्ट का रैंक क्या है कुछ भी वैसा लिखा नहीं हुआ था। मूचन पूछता है डैड ये क्या है, इसके बारे में बताओ, इसका कोई रैंक क्यों नहीं है। मू फेंग इससे कहते हैं ये कोई नॉर्मल ऐसा स्पिरिचुअल आर्ट है, दूसरा कोई चुन लो। पर मूचन अभी भी इस ब्लैक स्क्रिप्ट के साथ ऐसा हाथ में उछाल रहा था, खेल रहा था, और कहता है मुझे यही चाहिए। मू फेंग इनका दिल कांप जाता है। ये मूचन को घूर रहे थे, ये देख रहे थे। ये बंदा जो कि काफी इनोसेंट दिखता है, इसके आंखों में एक डिटर्मिनेशन है, एक जिद्दीपना है। मू फेंग सरप्राइज में पूछते हैं कि तुम्हें यही चाहिए। मूचन कहता है हाँ मुझे यही चाहिए, क्योंकि ये बोलता है कि अगर मैं इसे ना पिक करूं मुझे लग रहा है मेरे दिल से आवाज आ रही है कि तुम रिग्रेट करोगे। फिर ये पूछता है कि डैड ये आपको स्पिरिचुअल आर्ट मिला कैसे। मू फेंग का चेहरा बन चुका था। मू फेंग धीरे सा बोलते हैं कि जिंग ये तुम्हारा ही बेटा है। फिर ये फाइनली मू चैन को बताते हैं कि ये आर्ट जो है, स्क्रिप्ट जो है, वो तुम्हारी माता ने छोड़ा था, तुम्हारे लिए ही छोड़ा था, और उन्होंने कहा था अगर तुम इसे सेलेक्ट नहीं किए तो इस पर बस धूल जमता रहेगा। मू चैन थोड़ा सा इमोशनल फील करता है। मम ऐसा करके ये याद करता है, पर आज तक इसने कभी भी अपने मम्मी को देखा नहीं था, और ना इसने कभी पूछा भी था फादर से अपने कि माँ के बारे में कभी। मू चैन बोलता है कि मम्मी जिंदा तो है ना, वो है कहाँ पर। मू चैन जब छोटा था तो कई सारे लकड़ियों से एक वुमेन का चित्र उकेरता था, पर फेस उसमें कभी भी इसने क्लियर बनाया नहीं, क्योंकि इसने अपनी माँ को देखा नहीं था। मू फेंग इसे बताते कि तुम्हारे मदर से रिलेटेड जो मैटर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिलहाल मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें एक लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें ये बता पाऊंगा। मू चैन पूछता है तो क्या मम्मी मेरे वजह से गई। मू फेंग इसको बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुम ही थे जिसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती थी, तुम्हारे लिए उसने बहुत सी चीजें कुर्बान की हैं। ज्यादा ये डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं, बस इतना कहते हैं कि तुम्हारे फादर उतने स्ट्रांग नहीं थे कि तुम्हारी माँ का हेल्प कर पाए, मैंने ट्राई किया पर मैं फेल हो गया, ऐसा ये बताते हैं। मू चैन के चेहरे पर एक स्माइल आता है और कहता है कि फादर क्या आप माँ को फिर से देखना चाहते हो। मू फेंग भी इमोशनल थे, कहते हैं हाँ मैं देखना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी फैमिली रीयूनाइट हो। मू चैन अपने हाथ को कस के बंद कर लेता है, और वो ब्लैक स्क्रिप्ट को ये पकड़ चुका था। मू चैन कहता है फादर टेंशन मत लो, एक न एक दिन मैं जरूर माँ से मिलूंगा और हमारी फैमिली रीयूनाइट होगी। मू फेंग की आंखें लाल थी और ये मन में कहते जिंग हमारा बेटा, मैंने कहा था ना कि वो ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, नॉर्मल लोगों से अलग होगा। अब मू चैन उसके बाद एक जगह जाके कल्टीवेट कर रहा था। इससे अभी तक पता नहीं था ये ग्रेट पगोड़ा आर्ट का रैंक क्या है, पर इसे पता था कि ये जो भी है काफी पावरफुल चीज है, क्योंकि इसके फादर ने बताया था कि इसकी माता काफी ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा पावरफुल। फिर ये सोचता है कि मेरी मदर इतनी पावरफुल थी तो पापा के प्यार में कैसे गिर गई, जो कि काफी वीक है। फिर ये सोचता है शायद दोनों की मुलाकात हुई होगी और एक नजर में प्यार ऐसा कुछ हो गया होगा। अब ये ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ पर स्पिरिचुअल रोड के बारे में बताया जाता है कि स्पिरिचुअल रोड का कंपटीशन हर 3 साल में 5 जो ग्रेट एकेडमीज थे वो करवाते थे, और इनको सिलेक्शन का प्रोसेस एक मिरर था, मिरर ऑफ जजमेंट, वो लोगों को सिलेक्ट करता था, और वो लोग टैलेंटेड ही होते थे जो इस टेस्ट को पार कर पाते थे। और स्पिरिचुअल रोड के बारे में एक और चीज है कि एक अलग दुनिया में है, और इस दुनिया में आप कभी भी किसी भी प्रकार की एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप न तो अपना स्पिरिचुअल ऑरा यूज कर सकते, न तो डाउ की यूज कर सकते हो, न तो युवान ली, न तो कोई लोअर प्लेन का पावर। युवान ली मतलब युवान पावर, जो कि लिंगडोंग यूज करता था। और उसके बाद यहाँ पर कई सारे लाइफ और डेथ एक्सपीरियंस होंगे। बंदा अपने विल पावर के दम पर ही आगे जा सकता था, और ये सोचता है किसने उस लड़के को प्रॉमिस किया था कि ये 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर करेगा तो इसे उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। इसके फादर मू फेंग ने बताया था कि बेटे हम लोग द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में रहते हैं, जो कि काफी बड़ा है, और बहुत बड़े बड़े क्लैन यहाँ पर रहते हैं। और हमारा जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल्म है, जिसके अंदर हमारा मू टेरिटरी है, हम तो एक छोटे से रत्ती भर हैं इस समुद्र में। और हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के नीचे लोअर प्लेन्स है, और एक ग्रेट 1000 वर्ल्ड पूरे मतलब लोअर प्लेन हायर प्लेन सभी का एक सेंटर है। बहुत कम ही लोग हुए जो लोअर प्लेन से ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आ पाए, पर जो भी थे वो काफी टैलेंटेड थे। और मूचन ने एक बार कुछ बातें सुनी थी कि लोअर प्लेन से जो लोग नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी या बाकी जगह पर मीटिंग वगैरह के लिए आते हैं, उनमें बहुत से लोगों में 2 लोग काफी फेमस थे। एक थे फ्लेम एम्परर यानी कि अपने जायोयान, और दूसरे मार्शल एंसेस्टर यानी कि लिंगडोंग। और मूचन के हिसाब से उनका लेवल ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ट्रू सॉवरेन लेवल पर होगा। और एक बार तो मार्शल एंसेस्टर ने पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, और वो आइस स्पिरिट क्लैन में अपनी वाइफ को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए थे, और उनके हाथों में एक लाइटनिंग छड़ी थी, लाइटनिंग स्टाफ। और वहीं दूसरी तरफ फ्लेम एम्परर काफी लो प्रोफाइल रखते थे, और एक बार वो भी फायर स्पिरिट क्लैन गए थे, और फायर स्पिरिट क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर से उनकी फाइट हो गई थी।
पूरे क्लैन वाले मिलकर भी फ्लेम एम्पर को हरा नहीं पाए थे। उसके बाद फ्लेम एम्पर वापस लौट गए थे। तो मू चेन भी चाहता था कि मैं जल्दी से एडवांस करूं और बाहर की दुनिया को खंगालूं। मू चेन अब स्पिरिचुअल ऑरा को इस ब्लैक पगोडा के अंदर भेजता है, यानी कि इस स्क्रॉल के अंदर। अब ये इसका कल्टीवेशन मेथड्स को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा हुआ था कि अपनी बॉडी को यूज करो एज अ पगोडा। और इस समय एक बेल बज रहा था जो मू चेन के मानो नसों को फाड़ देगा। ये कैसे भी करके अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा था। इस बेल के अंदर बहुत से रहस्य थे, तो ये इसमें से एक ही चीज समझ पाया था कि अपने बॉडी को पगोडा की तरह यूज करो। और ये काफी कठिन मंत्र के जैसा था। पहली बार ऐसा चीज इसने देखा था। अब ये चैंट को मन को शांत करके समझने की कोशिश करता है। अब ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पगोडा है इसका एनर्जी चैनलिंग मेरिडियंस में कैसे हो रहा था। अब इस प्रोसेस में आधा दिन इसका निकल चुका था और लगातार ये फेल हो रहा था। और लंबे समय के बाद हल्का सा ही सही ये स्पिरिचुअल ऑरा को अपने मेरिडियंस में कंट्रोल कर पाता है। ग्रेट पगोडा के अंदर से वो निकलने वाला स्पिरिचुअल ऑरा उसकी क्वालिटी काफी हाई थी। इसको मालूम था कि माता ने जो चीज इसके लिए छोड़ा है वो काफी अमेजिंग है। अब ये जो स्पिरिचुअल ऑरा थी पगोडा की थोड़ी सी डार्क थी और इसके साथ अब मू चेन ट्रेनिंग कर रहा था। अब ये समय के साथ फील कर रहा था कि इसका माइंड और इसका ब्रेन इसमें एक रेजोनेशन फील हो रहा था और एक ही क्षण के लिए होता है और ये गायब हो जाता है। अब ये अपने बॉडी में ढूंढने की कोशिश करता है वो क्या था, क्या मैं बस संदेह में था, क्या ये ग्रेट पगोडा के कारण हुआ था। पर ये जब ज्यादा खंगालता है अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर झांक के देखता है तो उसमें एक ब्लैक ग्लो चमक रहा था। वहां पर इसे एक ब्लैक पेपर दिखता है और उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ था। जब ये ध्यान से देखता है तो कुछ डीम लाइंस इसे दिखती हैं। और ये जो ब्लैक पेपर ये इसे स्पिरिचुअल रोड के दौरान मिला था पर उस समय इसे कुछ पता नहीं चल रहा था। पर जैसे ही इसने ब्लैक पगोडा प्रैक्टिस करना शुरू किया था वो ब्लैक पेपर अब उसमें ग्लो आने लगे थे। शायद उस समय इसका स्ट्रेंथ उतना था नहीं और ये जो ब्लैक पेपर था उस ग्रेट पगोडा के साथ जो स्क्रॉल था उसके साथ मैच कर रहा था, यानी कि सेम टाइप की एनर्जी दे रहा था। फिलहाल ये इस चीजों को इग्नोर मार देता है और ग्रेट पगोडा जो आर्ट था वो 3 लेवल में डिवाइडेड था। फर्स्ट था फाउंडेशन, सेकंड था शेप को बनाना और तीसरा था टावर का फॉर्म बनाना, यानी पगोडा का पूरा शेप। और अभी तो ये बेसिक लेवल पर भी नहीं था। पर ये बीच बीच में प्रैक्टिस के दौरान सोच रहा था कि अगर मैं इसका टावर लेवल बना पाया तो मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी किस लेवल तक बढ़ जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल आर्ट से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है। जैसे कि अगर एक कॉमन हायर रैंक का स्पिरिचुअल आर्ट है तो वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को 5 गुना बढ़ा देगा, 5 लेवल तक। वहीं अगर एक स्पिरिचुअल टायर का लो रैंक का स्पिरिचुअल आर्ट है तो वो आपके स्पिरिचुअल एनर्जी को 10 लेवल तक बढ़ा देगा। तो वैसे ही अब ये सोचता है कि मैं इस पगोडा को टेस्ट करता हूँ कि ये मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को किस लेवल तक बढ़ा पा रहा है जब मैं इसे यूज करता हूँ। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते और कमेंट में जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है। और इसमें 1-1 की जो स्टोरी है 1200-1300 चैप्टर के आसपास से है और मैं शाम में सोच रहा हूँ एक नई सीरीज शुरू, इसके 4 ही एपिसोड आए, बहुत सही है। ज़ायोयान के जैसा ही कुछ है उसमें स्टोरी, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं फिर, बाय।